तो स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से। ठीक है, जिसमें से कि आप लोगों का आज का जो पेपर आया है, ठीक है, उसके भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आज के आए भी हैं। अब हम लोग जो आगे की ओर बढ़ेंगे, हम लोग सारे चैप्टर्स को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन आपके बनते हैं उन बेसिस पे जो है आपकी पढ़ाई को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, कोशिश में ही रहेगी कि मैं 12th के साथ साथ 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए भी जो है वो कंटेंट यानी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बेटा आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन होने वाला है, देखिए मैं स्लाइड थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, जिससे क्या आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हम लोगों का, समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बेटा ना। पहला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है बेटा, एक सेकेंड, चलो, किसी कृषि भूमि को प्रति क्यों छोड़ा जाता है। देखो क्या होता है बेटा कि हम लोग मान लीजिए किसी एक स्थान पर काफ़ी अधिक बार खेती कर लेते हैं, उसके बाद उस ज़मीन को हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं ना, तो वहाँ पे जो उर्वरक तत्व जो हमने जो खेती करके जो उसका हास किया है, मतलब जो नुकसान हुआ है, वो कुछ समय पर छोड़ने के पश्चात वापस से उसमें प्रचुर मात्रा में जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा आंसर क्या बोल रहा है इसका, कि निरंतर फसलें उत्पादित करने से भूमि की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। ये मान लीजिए आप लोग कंटिन्यू किसी भी चीज़ का प्रयोग करोगे तो उसकी उर्वरक शक्ति या उसकी कार्य करने शक्ति में जो है कमी तो आएगी। ठीक है, इसीलिए भूमि को कुछ समय के लिए प्रति छोड़ा जाता है ताकि वह अपनी खोई हुई उर्वरकता या पौष्टिकता को प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर ले, मतलब वापस प्राप्त कर ले। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोग को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बोल रहा है कि भारत में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्रों में वृद्धि दर अधिक क्यों है। गैर कृषि मतलब कृषि को छोड़कर बाकी सभी अन्य कार्यों में जो है वो लोग अधिक मात्रा में क्यों लगे हैं, क्या उसका कारण है। तो भारत में गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्रों में वृद्धि दर अधिकतम इसलिए है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है। मतलब भारत जो है वो हम लोग बोल सकते हैं पहले कि विकासशील राष्ट्र और विकसित राष्ट्र में आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो दूसरी वृद्धि दर अधिकतम है इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है। भारत की निर्भरता औद्योगिकी व सेवा क्षेत्र तथा अवसंरचना संबंधी विस्तार पर निर्भर हो रही है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में भारत जो है वो काफ़ी एडवांस हो रहा है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं बेटा हम लोगों का, कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं। तो साझा संपत्ति संसाधन क्या है बेटा, कि किसी ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। गांव के सभी व्यक्ति इस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। वन, चारागाह भूमि, गांव के तालाब आदि प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आते हैं या उनके उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा, कि भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है। तो भारत जैसे देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है। मतलब हमारे यहाँ जो है वो हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल कम है भारत का, परंतु हमारे यहाँ श्रमिक जो है वो अधिक मात्रा में है। अतः खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में से बेरोजगारी को कम करने के लिए गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है समझिएगा, कि उत्तर व दक्षिण भारत में रवि की ऋतु में कौन सी फसल की कृषि की जाती है। तो भारत में रवि ऋतु में ठीक है की फसलें कौन कौन सी फसलें बेटा, तो हम लोग देखते हैं, देखो, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि, चावल, मक्का, रागी, मूंगफली आदि। ठीक है, मतलब हम लोग देखिए दक्षिण भारत में रवि की फसल कौन कौन सी बोलते हैं हम लोग भैया, गेहूँ, चना, तरोई, सरसों, जौ आदि और भी होता है। ठीक है, इन सभी फसलों को जो है वो बोया जाता है। ठीक है, फिर आगे 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 बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है समझिएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हम लोग का बोल रहा है कि आर्द्र कृषि का क्या अर्थ है। तो आर्द्र कृषि से तात्पर्य सूचित या सिंचित भूमि से है। किससे, सिंचित भूमि से। यह कृषि प्रायः अधिक वर्षा वाले भागों और सिंचाई की सुविधा वाले भागों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि तुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि खाद्यान्न फसलें क्या होती है। तो खाद्यान्न फसलें उन फसलों को कहते हैं जो कि मानव के खाने के लिए पैदा की जाती है। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, दाल, अरहर, तुअर आदि जो है वो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत बेटा हम लोग की आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बेटा समझिएगा। देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का बोल रहा है कि भारत में अनाज की कृषि की विशेषता बताइए। भारत में अनाज की कृषि की विशेषता क्या है? ठीक है, तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करता है तथा इसका विश्व में तीसरा स्थान है। किसका? भारत का। भारत में अनाजों को उत्तम अनाजों चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मतलब मोटे अनाजों को हम लोग बांटते हैं, पतले अनाजों को हम लोग एक अलग हिस्से में जो है वो विभाजित कर देते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले चावल की 3 फसलें कौन कौन सी हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले चावल की 3 फसलें निम्न हैं। पहला क्या है? ओस। यह शरतकालीन फसल है। ठीक है, इसे मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। दूसरी है अमन। यह शीतकालीन फसल है। इसे जून जुलाई तक बोया जाता है और देखिएगा इसे काटते कब हम लोग भैया, तो इसको हम लोग दिसंबर या जनवरी में इसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर हम लोग का पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि भारत में यह फसल सभी क्षेत्रों में पैदा की जाती है। ठीक है, जाती है। थर्ड नंबर क्या है कि बोरो। यह ग्रीष्मकालीन फसल है। इसे मार्च में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत में गेहूँ उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को बताइए। तो भारत विश्व का 12.8% गेहूँ उत्पादन करता है। ठीक है, भारत पूरे विश्व का। ठीक है, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित तथा उत्पादन कम होता है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, देखिएगा आप लोग समझेगा उसको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि रोपण कृषि के 2 उदाहरण दीजिए। अब रोपण कृषि को 2 उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है चाय, जिसको हम लोग रोप के बोलते हैं, दूसरा है काफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा, समझना आप लोग कि भारत में किस कपास की कृषि का उत्पादन होता है। तो भारत का कपास उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में छोटे रेशों वाली भारतीय व लंबे रेशों वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। ठीक है बेटा, हम लोग इसको 12 क्वेश्चन आज पूरे हो रहे हैं। हम लोग बेटा मान लीजिए एक दिन में एक क्लास में 10 क्वेश्चन पर मिनिमम कर रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए मैं 10 दिन में क्लास अभी करवा रहा हूँ, तो कम से कम मिनिमम आपके 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। तो बेटा 100 क्वेश्चन याद रखना कि अपने में बड़ी बात होती है। मतलब मान लीजिए मैं एक चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठाता हूँ, तो आपके 10 चैप्टर भी अगर जियोग्राफी में आते हैं, मतलब भूगोल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो है वो मान लीजिए 10 दिन में बेटा जो है आपके वो 100 क्वेश्चन के आसपास होंगे। और बेटा 100 क्वेश्चन जो एक मायने रखते हैं। ठीक है, उसमें मान लीजिए आपके कम से कम 8 से 10 से 12 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। तो बेटा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, और अपने इतने भी फ्रेंड्स हैं उसको रिकमेंड कीजिएगा। थैंक यू।